अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1916 में ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों, खास तौर पर वियना में एक ऐसी वबाई बीमारी ने जन्म लिया जिसने देखते ही देखते अगले 3 सालों में पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले लोग बिल्कुल स्टैचूज बन जाते थे, जैसे वो इंसान ना होकर एक मिट्टी का पुतला हो। अक्टूबर 1918 से जनवरी 1919 के दरमियान यानी 3 माह तो इस बीमारी ने खतरनाक हद तक लोगों को मुतासिर किया। इस दौरान आप अगर किसी हॉस्पिटल के वार्ड में घुस जाएं तो यूं लगता था जैसे आप एक सोए हुए शहर में दाखिल हो गए हैं या फिर किसी भूत बंगले में। मुतासिरीन या तो कोमे की हालत में होते या फिर खतराई आंखों के साथ बेहिसो हरकत पड़े हुए होते। और फिर 1927 में बहुत ही हैरानकुन तरीके से जिस तरह ये बीमारी फैली थी उसी पुरअसरार तरीके से अचानक खत्म भी हो गई। और आज तक साइंसदान या रिसर्चर्स इसकी वजूहात को मुकम्मल तौर पर जानने में नाकाम हैं, क्योंकि इस बीमारी का शिकार होने वाले अफराद में इसकी अलामात पहले से ही किसी न किसी और बीमारी की सूरत में मौजूद होती थी। आखिरकार साइंसदानों ने कुछ मखसूस अलामात की बुनियाद पर इसे एनकेफेलाइटिस लेथेजिका का नाम दिया। एक मशहूर अमेरिकी बैंकर जेपी मॉर्गन की अहलिया ड्रू मॉर्गन भी 1925 में इस वबा से इंतकाल कर गईं। इसके अलावा एक अंग्रेज अदाकार सर रॉल्फ रिचर्डसन की पहली बीवी मॉरियल किड का इंतकाल भी 1942 में इसी बीमारी की अलामात जाहिर होने के बाद ही हुआ। और दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की असल तादाद तो अब तक मालूम ही नहीं हो सकी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख अफराद इस वबा का शिकार हुए, जिनमें से कुछ तो मर गए और जो बाकी जिंदा बचे वो खुद को पहले की तरह एक्टिव ना रख सके। इस बीमारी को द स्लीप सिकनेस यानी नींद की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इब्तिदा में इसका शिकार मरीज बहुत ज्यादा नींद महसूस करता है, यहाँ तक कि वो अपने इर्द गिर्द से भी बेखबर हो जाता है। दोस्तों, इसकी अलामात आज भी कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, जैसे हालिया कोविड-19 की तशखीस के दौरान तकरीबन 78% मरीजों में इससे मिलते जुलते सिम्टम्स पाए गए। एनकेफेलाइटिस बेसिकली ब्रेन की स्वेलिंग को कहा जाता है, जिससे मरीज अक्सर औकात बिल्कुल ही स्टैचू बन जाता है, यानी ना वो हरकत कर सकता है और ना ही सुन सकता है, बल्कि ज्यादातर मरीज कोमा में चले जाते हैं। दोस्तों, ये बीमारी नौजवानों और बूढ़ों में ज्यादा पाई जाती है, जबकि बच्चों में इसकी शरह बहुत कम है। कहा जाता है कि ये मर्ज आमतौर पर मच्छरों, कीड़ों या जानवरों के जरिए ट्रांसफर होने वाले वायरसेस से भी हो जाता है, मसलन वेट नील वायरस और चिकनगुनिया वगैरह। इसके अलावा खसरा या चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। इसकी अलामात की अगर बात की जाए तो शुरू में तेज बुखार, सर दर्द, बहुत ज्यादा नींद या बेख्वाबी की शिकायत, मतली, चक्कर और रोशनी से उलझन महसूस करना शामिल है। इसके अलावा नर्वस एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना भी नामुमकिन हो जाता है। वबा के इब्तिदाई दौर में सिम्टम जाहिर होने के बाद जब मुतासिरा शख्स डॉक्टर के पास जाता तो इसे मिर्गी, हिस्टेरिया या मंशियात का रिएक्शन समझकर फौरन माहिर नफ्सियात के पास भेज दिया जाता। लेकिन जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर इसके इलाज पर संजीदगी से सोच विचार शुरू कर दी गई। एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट फेलिक्स स्टर्न ने जब 1920 की दिहाई में इस बीमारी से मुतासरा सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया तो इसने ये बात नोट की कि इस बीमारी की अलामात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। बिल्कुल स्टार्ट में या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर मरीज नींद से बिल्कुल ही महरूम हो जाता है। इसके बाद ऑक्यूलोजेरिक का मसला पैदा होता है, जिसमें मरीज की आई बॉल्स एक खास सिम्त अमूमन ऊपर की तरफ बड़ी तेजी से हरकत करने लगती हैं और ये हरकत कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक भी जा सकती है, जिससे मरीज आंखों में दर्द भी महसूस करता है। इसके बाद पार्किंसन जैसी अलामात जाहिर होने लगती हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम और जिस्म के वो हिस्से जिन्हें नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो मुतासिर होने लगते हैं। चेहरे के तासुरात में कमी आ जाती है, जिस्म का कोई उज़ू मसलन हाथ या उंगलियां कपकपाना शुरू कर देती हैं और ये कपकपाहट आराम के वक्त ज्यादा जबकि काम करते वक्त कम हो जाती है। अगर तो किसी शख्स में ये अलामात पाई जाती तो स्टर्न इनमें इस बीमारी की तशखीस कर देता और इनका इलाज शुरू हो जाता। वैसे अभी तक इसका कोई मौसर इलाज तो दरियाफ्त नहीं किया जा सका, ताहम स्टेरलाइज्ड, एंटी पार्किंसन मेडिसिन और ECT
फर्स्ट एड के तौर पर दी जाती है। दोस्तों असल में ECT इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं जो मरीज के दिमाग में से गुजारे जाते हैं। फिर जैसे जैसे इनमें बेहतरी आती जाती, इसे फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी वगैरह करवाई जाती और इसके साथ अच्छी खुराक भी शामिल कर दी जाती है। नतीजे के तौर पर कुछ मरीज तो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज मर भी सकते हैं, जबकि कुछ ज़हनी तौर पर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जज्बात इनके चेहरे पर से गायब हो जाते हैं या बहुत ही कम नजर आते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि इब्तिदाई दर्जे पर ही इसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि लेट करने से मरीज का ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिससे मौत वाक़ई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। तो इसमें पहली बात तो ये कि ये बीमारी अभी भी मुअम्मा ही बनी हुई है कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जो इस बीमारी का बाइस बनी। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये 1919 में इन्फ्लुएंजा की वबा के नतीजे में एक शदीद वायरल सिंड्रोम के तौर पर शुरू हुआ था। एक नजरिया ये भी है कि ये बैक्टीरिया के खिलाफ एक्स्ट्रा कुव्वत मुदाफियत के नतीजे में होता है। इसके अलावा केसेस की असल तादाद मालूम ना होना भी एक अहम वजह है। बाकी अभी भी इस पर मजीद बहस जारी है, जो कि इसकी तशखीस को भी मुश्किल बना रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप भी ऐसी हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।